अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। बेटा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखी सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट में हमने देखा कि हम वन कॉलम को, मल्टीपल कॉलम्स को या तमाम कॉलम्स को किस तरह जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। आज हम लोग एक और स्टेटमेंट देखेंगे जो कि है डिस्टिंक्ट का वर्ड। डिस्टिंक्ट का वर्ड का मतलब होता है this keyword is used to eliminate duplicate rows from the result of the select statement। अगर ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, इसमें कोई रो ऐसी है जो हमें लग रहा है कि डुप्लीकेट है, रिपीट हो रही है कोई डाटा, तो हम अगर उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि डुप्लीकेशन ना आए हमारे रिज़ल्ट टेबल में, तो उसके लिए हम उस कॉलम के साथ डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगा देंगे। जैसे वो कह रहे हैं इफ़ डिस्टिंक्ट इज़ नॉट यूज ऑल रोज आर रिटर्न इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। अगर डिस्टिंक्ट का कीवर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे तो फिर अगर उस टेबल के अंदर कोई डुप्लीकेट रोज़ आ रही हैं, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू है जो डुप्लीकेट आ रही है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो भी वैसे की वैसे रिज़ल्ट में शो हो जाएगी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं डिस्टिंक्ट वन कॉलम, अगर आप एक कॉलम को भी डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। वो कह रहे राइट ए क्यूरी डेट डिस्प्ले ऑल डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अच्छा, अब आप ये देखें डिपार्टमेंट नंबर जो है, इसमें आप देखें 20 भी बार बार आ रहा है, ठीक है, 30 भी बार बार आ रहा है और 10 भी बार बार आ रहा है। तो यानी कि एक कॉलम में जो वैल्यूज़ है वो क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस डिपार्टमेंट नंबर के साथ डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगा देंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो यानी कि जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको क्या हो जाए, वो डिस्टिंक्ट हो जाए, उसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो रिमूव हो जाए फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो एक कल यही वाली बात मैंने आपको कल भी बताई थी बेटा कि आप जो आपकी क्यूरी है वो आप उसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं या आप उसको नेक्स्ट नीचे भी लिख सकते हैं, या आप लिख लें सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर, नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं आप फ्रॉम एम्प्लॉय, और एंड हमेशा आपने सेमी कॉलन से करना है। ये तो था कि हम एक कॉलम को डिस्टिंक्ट कर रहे हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं नेक्स्ट आगे देखें, तो अब आप देखें कि कॉलम में से जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, यानी कि सिर्फ 10 एक दफ़ा आ रहा है, 20 भी एक दफ़ा आ रहा है और 30 भी एक दफ़ा आ रहा है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आप मल्टीपल कॉलम्स को डिस्टिंक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये दो डिपार्टमेंट कॉलम्स ले रहा है, एक ले रहा है वो डिपार्टमेंट नंबर और एक जॉब। अब आप देखें जॉब्स वाला जो कॉलम है, कहाँ गया ये वाला, इसमें भी देखें क्लर्क रिपीट हो रही है, सेल्समैन जॉब रिपीट हो रही है, मैनेजर जॉब भी रिपीट हो रही है, प्रेसिडेंट भी रिपीट हो रही है, एनालिस्ट भी रिपीट हो रही है। तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जो दो कॉलम्स हैं हमारे, एक डिपार्टमेंट नंबर और एक जॉब, वो दोनों जो है वो क्या हो जाए, डिस्टिंक्ट हो जाए फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। तो हमने सिंपल लिखना है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब। तो आप देखें कि वो दोनों टेबल कॉलम्स को जो है डिपार्टमेंट नंबर और जॉब दोनों को क्या कर देगा, डिस्टिंक्ट कर देगा फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब आप देखें कि एक जो कॉम्बिनेशन है 10 और क्लर्क, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। 10 और मैनेजर ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। 10 दोबारा क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि उसके साथ जॉब क्या है, क्लर्क है। 10 दोबारा इसलिए रिपीट हुआ क्योंकि उसके साथ जॉब मैनेजर थी। आपने ये पूरी वैल्यू अब देखनी है कि ये एक आपके पास वैल्यू है 10 और क्लर्क, क्या ये दोबारा आ रही है, नहीं आ रही। हमारे पास जो दोबारा आ रहा है वो है 20 क्लर्क, ठीक है, और फिर आ रहा है 30 क्लर्क। तो इट मीन्स कि वैल्यूज़ आपकी रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाने का मकसद क्या होता है कि आप अपने कॉलम्स में से जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर क्लोज। ठीक है, वेयर का जैसे आपको लफ्ज़ का मतलब पता है कि वेयर का मतलब होता है कि जहाँ पे भी कंडीशन लगा रहे हैं जब ऐसा हो, ठीक है, अगर ये हो तो ये हो जाए, यानी कि आप कह सकते हैं कि कंडीशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो सिलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लोज। ठीक है, वेयर क्लोज इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ टेबल कंडीशनली। ठीक है, यानी कि आपने टेबल में से डाटा को रिट्रीव करना है, लेकिन किस बेस पे, कंडीशन की बेस पे। सो इसीलिए हम वेयर लगाते हैं। इट कैन अपेयर ओनली आफ्टर फ्रॉम क्लोज।
अच्छा, इसको लिखने का सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने आपने देखना है, सबसे पहले हम कौन सी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे वेयर। यानी कि इसी तरतीब में आपने लिखना है। और आपको पता है कि सिलेक्ट में हमेशा हम क्या लिखते हैं, कॉलम के नेम्स राइट करते हैं जिनको हम डिस्प्ले करवा जा रहे हैं, फ्रॉम में टेबल का नेम, और वेयर में आप क्या लगाएंगी, कंडीशन लगाएंगी जिसकी बेस पे आपने डाटा को रिट्रीव करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि राइट अ क्यूरी डेट डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ क्लर्क्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अच्छा, अब फ्रॉम में तो एम्प्लॉय टेबल आ जाएगा, और वही वाली बात मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि हमेशा कॉलम नेम्स, टेबल नेम्स आपने वही लिखने हैं बेटा जो आपके टेबल में मौजूद है, ठीक है। अब आपके टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे इसने गलत लिखा है, आपके टेबल का नेम है EMP, तो आप कभी भी यहाँ पे फुल एम्प्लॉय नहीं लिख सकते, ये एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि मुझे एम्प्लॉय टेबल से किसका रिकॉर्ड चाहिए, क्लर्क्स का। तो क्लर्क क्या है, ये जॉब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, सिलेक्ट, हमने क्या देखना है, उसने ये कहा कि रिकॉर्ड देखना है। इट मीन्स कि कोई एक ख़ास स्पेसिफिक कॉलम नहीं उसने कहा कि सारा रिकॉर्ड दिखा दें, तो हम स्टैरिक लगा देंगे। स्टैरिक का मतलब होता है ऑल कॉलम्स शो करा दो। अच्छा, फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय टेबल का नाम क्या है, EMP, ठीक है। आप इसको EMPLOYEE नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये आपके टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है, ठीक है। उसके बाद वेयर क्लोज हमने क्या लगानी है, वेयर जॉब। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही कॉलम का नेम आएगा जो आपके टेबल में मौजूद है, जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, और एंड हमेशा सेमी कॉलम से, ठीक है। तो अब आप देखें, जिनकी जॉब क्लर्क होगी बेटा उनका सारा रिकॉर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास कितने क्लर्क्स हैं, 1 2 3 और 4, एक स्मिथ है, एक एडम्स है, एक जेम्स है और एक मिलर है। ये तो ये हमारे पास देखें 4 हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वो कहता है कि राइट अ क्यूरी डेट डिस्प्ले नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हुज जॉब इज़ क्लर्क, या हुज रिकॉर्ड जो क्लर्क है, तो फिर बेटा आप क्या करते, अगर सिर्फ हमने नेम्स देखने होते तो आप सिंपल यहाँ पे स्टेरिक की बजाय क्या कर देते, ई नेम कर देते, ठीक है। स्टेरिक आप ना लिखते, फिर आप क्या कर देते, ई नेम कर देते, क्योंकि हमें फिर क्या शो होते, सिर्फ और सिर्फ नेम्स शो होते किनके, जिनकी जॉब क्लर्क थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा यूजिंग कोड्स। कोर्स का मतलब क्या है, अब ये देखें कि ये जॉब इज़ इक्वल टू क्लर्क, इसके अराउंड मैंने सिंगल कोट लगाया है, तो वो कह रहे हैं कि SQL यूजेस सिंगल कोट्स अराउंड टेक्स्ट वैल्यूज़। जब भी आपने टेक्स्ट वैल्यू लिखनी है तो उसके जो अराउंड है आपने सिंगल कोट्स ज़रूर लगाने हैं। मोस्ट डेटाबेस सिस्टम्स आल्सो एक्सेप्ट डबल कोट्स, न्यूमेरिक वैल्यू शुड नॉट बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रख लेना है कि जब भी आप टेक्स्ट वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है, कंडीशन के अंदर, तो उनको सिंगल कोटेशन मार्क में रखेंगे। आप डबल भी लगा सकते हैं, वो कह रहा है कि कुछ डेटाबेस सिस्टम इसको एक्सेप्ट करते हैं डबल कोट्स को, लेकिन अगर आपने यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए आपको सिंगल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वेयर क्लोज क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑर्डर बाय क्लोज। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर बाय। अच्छा, ऑर्डर बाय क्लोज का जैसे लफ्ज़ से ही आपको पता चल रहा है, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है अरेंज करना। अब अरेंज किस तरह करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है बेटा असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का आपको मतलब पता होता है, असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज़ एन असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, फ्रॉम बिग टू स्मॉल, 10 9 8 7, तो ये हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि एक और क्लॉज हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्ट के अंदर,
ऑर्डर बाय क्लोज कब यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू सॉर्ट द रोज. सॉर्ट मीन्स अरेंज द रोज. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा और रिकॉर्ड्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड sorting. A sort can be ascending or descending. In ascending or sort, the smallest value is placed at first position and largest पोजीशन इज़ प्लेस एट द लेस. जैसे 1 2 3 4 5, तो हमेशा हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं असेंडिंग में. और डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, हम जो बड़ा है उसको पहले रखेंगे और जो सबसे छोटा है उसको एंड में रखेंगे. तो हम ऐसे जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब एसक्यूएल के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे होगी बेटा? एसक्यूएल के अंदर आप दो कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एक होता है असेंडिंग के लिए और एक होता है डिसेंडिंग के लिए. अगर आपने ऑर्डर बाय क्लोज असेंडिंग करना है तो ASC लिखेंगे. ठीक है. और अगर आपने डिसेंडिंग कीवर्ड यूज़ करना है तो फॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए लिखेंगे. वो कहते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं बताया, ना आपने असेंडिंग का कहा है ना डिसेंडिंग का कहा है, लेकिन आपने ऑर्डर बाय क्लोज यूज़ किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर जो है वो क्या होता है, सिलेक्ट होता है. ऑर्डर बाय क्लोज मस्ट ऑलवेज बी द लास्ट क्लोज ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. जैसे अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले सिलेक्ट आती है, फिर फ्रॉम आती है, फिर वेयर आती है, लास्ट में क्या आएगी बेटा, ऑर्डर बाय क्लोज. ठीक है. अगर मैं चाहती हूँ कि ऑर्डर बाय क्लोज हो जाए, जैसे कि यही वाली सेम क्यूरी है, मुझे एम्प्लॉय नेम्स देखने हैं किसके, जिनकी जॉब क्लर्क है, कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, और ऑर्डर किस तरह अरेंज कैसे करना है नेम से. तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे ई नेम. ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे कर सकती हूँ डिसेंडिंग. ठीक है. अब यहाँ पे आपने ये नहीं लगाना, एंड में इसके ये लगाना है. ठीक है. तो ये क्या होगा, जो एम्प्लॉय नेम्स हैं उनका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग बेस पे, यानी कि पहला जी वाले नेम्स आएंगे, फिर वाई वाले आएंगे, फिर एक्स वाले आएंगे, इस तरीके से उलट जो है वो नेम्स आएंगे. ठीक है. तो वो कह रहे हैं ऑर्डर बाय क्लोज मस्ट ऑलवेज बी द लास्ट क्लोज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट. इफ़ द रिकॉर्ड कंटेन डेट वैल्यूज़, अर्लीस्ट डेट विल अपीयर फर्स्ट. इफ़ द रिकॉर्ड कंटेन करेक्टर वैल्यूज़, इट विल बी सॉर्टेड अल्फ़ाबेटिकली. अगर डेट वैल्यूज़ आ गई हैं तो वो कह रहा है कि इफ़ द रिकॉर्ड कंटेन डेट वैल्यूज़, जो पहली पुरानी डेट होगी वो पहले अपीयर होगी. अगर करेक्टर रिकॉर्ड कंटेन करेक्टर वैल्यूज़ तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे. अच्छा, अब इसी से रिलेटेड दो एग्जांपल्स हैं. पहली एग्जांपल में वो कह रहा है कि राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय टेबल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नेम. ठीक है. वो कह रहा है कि हमने टेबल को अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नेम. ठीक है. अच्छा, अब उसने ये नहीं बताया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग. ठीक है. तो अब देखें इसको लिखने का तरीका क्या है, सिलेक्ट ऑल. उसने कहा सारे का सारा टेबल करना है, इसलिए हमने सिलेक्ट ऑल कर दिया. फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय, इसमें वेयर नहीं यूज़ करा. क्यों नहीं यूज़ करा, क्योंकि उसने कोई कंडीशन दी ही नहीं है, इसलिए हमने वेयर यूज़ नहीं करना. और ऑर्डर बाय में क्या करना है, ई नेम. अब अगर उसने असेंडिंग और डिसेंडिंग मेंशन नहीं किया तो इट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑर्डर सेट होगा, असेंडिंग. तो आप देखें पहले ए वाले नेम्स आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले. तो इस तरीके से आपका टेबल अरेंज हो जाएगा. एक और एग्जांपल देखें, राइट अ क्यूरी डेट डिस्प्ले ई नेम, जॉब एंड सैलरी. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्यूरी को अच्छी से अंडरस्टैंड किया करें. अगर आपको क्यूरी अंडरस्टैंड हो रही है ना क्लियरली, तो आपको क्यूरी राइट करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए. वो कह रहे हैं कि आपने डिस्प्ले करवाना है ई नेम, जॉब और सैलरी. तो ये देखें, सिलेक्ट ई नेम, जॉब एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टेबल फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी. तो आप सिंपल क्या करेंगे, ऑर्डर बाय डिसेंड सैलरी डिसेंडिंग. ठीक है. आप इसको पहले भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग को कॉलम के बाद भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ इशू. ठीक है. तो एंड में आपने क्या लगाना है, सेमी कॉलन. अब क्या होगा, अब आप देखें 3 कॉलम शो हो रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी. लेकिन ये किस बेस पे इनकी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स कि सबसे पहले बड़ी सैलरी है 5,000, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी. तो आप देखें स्टार्ट सबसे बड़ी से हो रहा है और एंड किससे हो रहा है, असेंडिंग से, वो सॉरी 800 से, सबसे छोटी वैल्यू से. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर था. अगर हम इसको सिंपल लिख देती, मैं ऑर्डर बाय सैलरी, असेंडिंग डिसेंडिंग मेंशन ना करती, तो वो उसको असेंडिंग वाइज क्या कर देता, सॉर्ट कर देता. तो ये उलट जाता.
800 वाला रिकॉर्ड ऊपर आ जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो 5000 एंड में आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा आप अपने टेबल्स को, कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप वो कह रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को भी, मैनी कॉलम्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम और सैलरी चाहिए, लेकिन इनको आपने ऑर्डर में किस बेस पे ऑर्डर पे लिखना है, एक तो सैलरी, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर पहले कौन सा होगा, 30 वाला होगा, फिर 20 वाला, फिर 10 वाला, और साथ उनकी सैलरी भी। तो ये वाला जो एग्जांपल है बेटा, इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, यानी कि डिटेल में आपने इसको बैठ के सॉल्व करना है। यहाँ पे तो जस्ट उसने सैलरी का तो आपको नज़र आ रहा है ना डिसेंडिंग वाइज, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर क्योंकि उसने शो नहीं करवाया, तो उसको भी आपने देखना है कि डिपार्टमेंट नंबर से कैसे ये अरेंज हो रहा है, तो रिज़ल्ट ये आ रहा है आपका या नहीं आ रहा।